हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी। सो फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए उर्दू कवायद को पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में। और ये उर्दू कवायद सिर्फ डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए तो मतलब देखिए, ये जो उर्दू कवायद आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ये तो डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए है ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के अलावा किसी अदर एंट्रेंस या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसीलिए आप लोग स्टार्टिंग से लेकर अंत तक पूरा वीडियो को देखिएगा बिना स्किप किए और हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। और हर एक टॉपिक जो कि मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी वो हर एक टॉपिक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और ख़ास तौर से तो ये बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, जितना भी टॉपिक है वो हर एक टॉपिक के बारे में हम लोग डीपली समझेंगे और उससे किस किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं ये साथ में आप लोगों को बताते चलूंगी। ठीक है ना, देखिए आप लोगों को उर्दू के लिए टेंशन नहीं लेना है, बस आप लोगों को एक काम करना है, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक शेयर करना है और बाकी सिलेबस कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी हमारी है। हम आप लोगों को पूरा उर्दू का सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। हम और हमारी टीम पूरा भिड़ गए हैं ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के ऊपर, यानी कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम जो है ना इस पर वार करना है और फोड़ कर रखना है। ठीक है ना, तो सिर्फ उर्दू की नहीं ऑल सब्जेक्ट की तैयारी एकदम ज़बरदस्त अंदाज में, धुआंधार अंदाज में कराई जाएगी। बस आप लोग जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करें। ठीक है ना, हम आप लोगों को पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है उर्दू कवायद के कितने हिस्से हैं। उर्दू कवायद तो आप लोग जानते होंगे, कायदा का ही जमा यानी कि बहुवचन है, प्लूरल है कवायद। कायदा मतलब एक नियम, एक कायदा, एक कानून, और कवायद का मतलब होता है ढेर सारे नियम, ढेर सारे कायदे, ढेर सारे कानून। ठीक है ना, और उर्दू कवायद का मतलब ये हुआ कि उर्दू भाषा को सीखने, पढ़ने, लिखने और समझने के लिए हमें उर्दू के कुछ नियम, कुछ कानून को पढ़ना होता है, कुछ उसूलों को पढ़ना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उर्दू कवायद कहते हैं। और कवायद को इंग्लिश में कहा जाता है ग्रामर, हिंदी में कहा जाता है व्याकरण। तो आप उर्दू कवायद भी कह सकते हैं, उर्दू ग्रामर भी कह सकते हैं और उर्दू व्याकरण भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह इंग्लिश ग्रामर भी, इंग्लिश भाषा को सीखने के लिए इंग्लिश ग्रामर पढ़ा जाता है, हिंदी भाषा को सीखने के लिए हिंदी व्याकरण पढ़ा जाता है। ठीक है ना, तो आप इंग्लिश ग्रामर को इंग्लिश कवायद भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी व्याकरण को हिंदी कवायद बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कवायद का मतलब क्या, ग्रामर या फिर व्याकरण। ठीक है ना, मतलब बोलने में किसी भी तरह की गलती ना हो, उर्दू भाषा हम लोग सही तरीके से बोल सके, लिख सके, पढ़ सके, इसी वजह से हम लोग उर्दू कवायद को पढ़ते हैं। अब देखिए, उर्दू कवायद के 5 हिस्से हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने उलूम पर उर्दू कवायद का इन्हिसार है। स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन को देखकर पूरा कंफ्यूज हो जाते हैं। ओ माय गॉड, ये कैसा सवाल पूछ दिया। इस सवाल को जरा समझिए, कितने उलूम पर उर्दू कवायद का इन्हिसार है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि उर्दू कवायद, इन्हिसार का मतलब होता है निर्भरता, यानी कि उर्दू कवायद कितने चीज़ों पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है, ये आप लोग को बताना है। तो उर्दू कवायद का इन्हिसार इन 5 चीज़ों पर है, इन 5 उलूम पर है। आप यूँ कह सकते हैं कि उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में बांटा गया है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उर्दू कवायद जो है ना इन 5 उलूम पर निर्भर करती है, यानी कि मुनहसिर है। ठीक है ना, मतलब इन्हिसार है, उर्दू कवायद का इन्हिसार जो है, निर्भरता इन 5 टॉपिक के, इन 5 उलूम पर है, यानी कि उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में बांटा गया है। अगर आप इन 5 हिस्सों को एकदम डीपली विस्तार से पढ़ लेते हैं तो समझिए कि आप लोग उर्दू कवायद को पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि उर्दू कवायद के कितने हिस्से हैं। ऑप्शन में दिया रहेगा 5, उसको टिक कर दीजिएगा। या फिर क्वेश्चन इस तरह से भी घुमा कर पूछेगा कि कितने उलूम पर उर्दू कवायद का इन्हिसार है, यानी कि कितने चीज़ों पर उर्दू कवायद निर्भर करती है, उसकी निर्भरता कितने चीज़ों पर है। तो 5 चीज़ों पर, इन 5 चीज़ों पर उर्दू कवायद निर्भर करती है, यानी कि इन 5 चीज़ों से मिलकर ही उर्दू कवायद बनता है। अगर इन 5 चीज़ों को आप लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो समझिए कि उर्दू कवायद भी आप लोग पढ़ लिए। ठीक है, तो ये 2 तरह से क्वेश्चन घुमाकर पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। उर्दू कवायद को, जैसा कि आप लोग को पता चल गया कि 5 हिस्सों में बांटा गया है, इसके 5 भाग हैं। अब देखिए कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहला है इल्म हिज्जा, दूसरा है इल्म सर्फ, तीसरा है इल्म नहव, और चौथा है इल्म बलागत, और इसको इल्म बयान भी कहा जाता है, और 5वां है इल्म उरूज। तो ये उर्दू कवायद के 5 हिस्से हैं। इल्म हिज्जा के अंतर्गत, बहुत ही आसान है, याद रखिएगा, इल्म हिज्जा के अंतर्गत हम लोग सिर्फ हर्फ यानी कि लेटर के बारे में पढ़ते हैं। लेटर को उर्दू में हर्फ कहा जाता है, वर्ड को उर्दू में यानी कि शब्द को उर्दू में लफ्ज़ कहा जाता है, ये भी आप लोग को पॉइंट पता रहनी चाहिए। और सेंटेंस, वाक्य को उर्दू में कहा जाता है क्या, जुमला। ठीक है ना, लफ्ज़ का जमा अल्फाज,
याद रखिएगा, क्योंकि कहीं कहीं लफ्ज़ भी बोलता है, कहीं कहीं अल्फाज भी बोलता है, और बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं लफ्ज़ और अल्फाज दोनों अलग अलग चीज़ है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। लफ्ज़ का मतलब लफ्ज़ एक वाहिद है और अल्फाज उसी का जमा है, यानी कि बहुवचन है। अल्फाज का मतलब ढेर सारे लफ्ज़, ठीक है। तो इल्म हिज्जा के अंतर्गत हम लोग सिर्फ हरूफ यानी कि लेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। उर्दू हरूफ जो है यानी कि उर्दू अल्फ़ाबेट, उसमें जितने भी हरूफ हैं, ठीक है, उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। अलिफ बे पे ते टे से जितना भी है, हर अलिफ से लेकर बड़ी ए तक जितने भी हरूफ हैं उनको आप लोगों को पढ़ना रहता है। किसके अंतर्गत? तो इल्म हिज्जा, इस भाग के, इस हिस्से के अंतर्गत, ठीक है ना। उसी तरह दूसरा जो हिस्सा है इल्म सर्फ, इसमें आप लोगों को सिर्फ लफ्ज़ के बारे में पढ़ना होता है, यानी कि वर्ड्स के बारे में आप लोगों को पढ़ना होता है कि किस तरह से जो है ना लफ्ज़ बने हैं उर्दू में, ठीक है ना। और आप यूँ कह सकते हैं कि हरफों को जोड़कर, यानी कि ढेर सारे हरूफ को जोड़कर कैसे लफ्ज़ बनाया जाता है, लफ्ज़ के मानी, अल्फाज, अजदाद, विपरीतार्थक शब्द वगैरह होता है, वो आप लोगों को इल्म सर्फ के अंतर्गत ही पढ़ना है। अल्फाज अजदाद हो गया, मुतरादिफ, मुज़क्कर, मुअन्नस, ठीक है, और यहाँ तक कि इस्म, फेल वगैरह सब कुछ इल्म सर्फ के अंतर्गत पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया इल्म हिज्जा, दूसरा हो गया इल्म सर्फ, और तीसरा जो हिस्सा है इल्म नहू, इसके अंतर्गत हम लोग सिर्फ जुमला यानी कि सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। उर्दू में किस तरह जुमले को बनाया जाता है, जिस तरह आप लोग इंग्लिश में सेंटेंस बनाना सीखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, उसी तरह यहाँ पर उर्दू में भी आप लोग को सीखना होता है कि किस तरह से लफ्ज़ों को बनाया, किस तरह से जुमले को क्रिएट किया जाता है, यानी कि जुमले उर्दू में कैसे बनते हैं, ये आप लोगों को यहाँ पर इल्म नहू के अंतर्गत बताया जाता है। मतलब कि आप यूँ कह सकते हैं कि जुमलों से इल्म नहू के अंतर्गत जुमलों से बहस होती है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है कि इल्म नहू के अंतर्गत किससे बहस की जाती है, तो जुमलों से, यानी कि इसमें हम लोग सिर्फ जुमला के बारे में पढ़ते हैं, सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। चौथा जो हिस्सा है इल्म बलागत या फिर इल्म उरूज, इसमें हम लोग लफ्ज़ और जुमला दोनों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना, यानी कि इसमें दोनों से बहस होती है, तो इसको इल्म बलागत भी कहते हैं या फिर इल्म बयान भी कहा जाता है, याद रखना है। और लास्ट जो पांचवा हिस्सा है, ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, इल्म उरूज, यानी कि इसके अंतर्गत हम लोग सिर्फ शायरी के बारे में पढ़ते हैं। उर्दू शायरी के जितने भी अलग अलग स्नाफ है, गज़ल हो गया, मरसिया हो गया, कसीदा हो गया, नज़्म हो गया, ठीक है ना, उर्दू शायरी के जितने भी स्नाफ है उसके बारे में पढ़ते हैं। और इसमें आप यूँ कह सकते हैं हुस्न मतला, मतला, मक्ता वगैरह के बारे में जो बेसिक टॉपिक है वो आप लोग को जानना है इसमें, और अलग अलग सिन्फ के बारे में यानी कि कैटेगरी के बारे में, उर्दू शायरी की अलग अलग कैटेगरी के बारे में पढ़ना होता है इल्म उरूज के अंतर्गत। तो ये 5 हिस्से हो गए, और यही अगर 5 हिस्से पढ़ लेते हैं तो समझिए कि आप लोगों का डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाने वाला है। और वैसे भी ये जो पांचों हिस्सा है ना, इसको आप लोगों को डीपली नहीं पढ़ना है। इन 5 हिस्सों में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सब कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर सब कुछ पढ़ेंगे तो फिर आप बीपीएससी के लिए मतलब समझिए कि तैयारी कर रहे हैं। बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, उसमें इतना टफ पूछा जाए, मतलब सब कुछ पढ़ना होता है। इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नहू, इल्म बलागत, इल्म उरूज, इसमें विस्तार से आप लोगों को पढ़ना रहता है। लेकिन अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें ज़्यादा आप लोगों को डीपली जाकर नहीं पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए मैं वो लिख भी दी हूँ। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इल्म हिज्जा के अंतर्गत जो भी टॉपिक आता है उसके बारे में। इल्म हिज्जा में क्योंकि हम लोग सिर्फ हरूफ के बारे में पढ़ेंगे, हर्फ के बारे में, तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को समझना है, सीखना है कि उर्दू हरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है। उर्दू हरूफ तहज्जी का मतलब क्या होता है? उर्दू हरूफ तहज्जी का मतलब होता है उर्दू अल्फ़ाबेट। जिस तरह आप लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट पढ़े होंगे, ABCD को क्रम से सजा दिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। उसी तरह हिंदी में वर्णमाला होता है, वर्णों को यानी कि अक्षरों को क ख ग इस तरह करके क से लेकर ग तक सजा दिया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? हिंदी वर्णमाला। और उसी तरह इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो उसी तरह उर्दू में भी होता है। उर्दू में भी जितने भी हरूफ है ना, अलिफ से लेकर बड़ी ए तक, अलिफ बे पे ते, तो अलिफ से लेकर बड़ी ये तक जितने भी हरूफ है, अगर उनको क्रम से सजा दिया जाए तो सभी को एक साथ हम लोग क्या कहते हैं? उर्दू हरूफ तहज्जी कहा जाता है। उर्दू हरूफ तहज्जी का मतलब क्या? उर्दू अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पर याद रखिएगा, उर्दू हरूफ तहज्जी में हरूफ की यानी कि जो लेटर्स हैं, उर्दू के लेटर्स, उसकी तादाद, संख्या कितनी है? तो 52 है, टोटल 52। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछेगा कि उर्दू हरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है। ऑप्शन ए में दिया रहेगा 52, बी में दिया रहेगा 35, सी में दिया रहेगा 37 और डी में दिया रहेगा 15 या फिर 45, जो भी हो, लेकिन आप लोग को सही आंसर पता होना चाहिए। सही आंसर से मतलब है ना, तो उर्दू हरूफ तहज्जी यानी कि उर्दू जो अल्फ़ाबेट है उसमें टोटल हरूफ यानी कि लेटर्स की संख्या कितनी है? तो
टोटल 52 है। ठीक है, अब देखिए उर्दू हुरूफ तहजी जो है ना, यानी कि उर्दू अल्फ़ाबेट, इसको भी 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है हुरूफ मुफरद और दूसरा है हुरूफ मुरक्कब। हुरूफ मुफरद उस तरह के हुरूफ यानी कि उस तरह के लेटर्स को कहते हैं जो अकेले हो, तन्हा हो, जैसे कि अलिफ ये अकेला है, बे अकेला है, जीम अकेला है, दाल अकेला है। तो जो तन्हा हर्फ होते हैं ना, उनको कहा जाता है क्या, हुरूफ मुफरद। और हुरूफ मुरक्कब बहुत ज़्यादा आसान है, जो अकेले ना हो, मतलब 2 हर्फ से मिलकर बने हो, 2 लेटर से मिलकर बने हो, उस तरह के हर्फ को कहते हैं हम लोग हुरूफ मुरक्कब। जैसे कि बे में हे मिलाकर भे बनता है ना, बे में हे मिलाकर भे इसको पढ़ा जाता है। उसी तरह ते में हे मिलाकर थे, तो देखिए इसमें बे है और ये हर्फ बना है ना, हालांकि ये भी हर्फ ही है, इसको भ पढ़ा जाएगा, इसको थ पढ़ा जाएगा। तो बे, इस हर्फ में 2, ये जो हर्फ है ये 2 हर्फ से मिलकर बना हुआ है, बे और प्लस है। तो इस तरह के हर्फ को क्या कहेंगे, हुरूफ मुरक्कब कहेंगे। उसी तरह ते में मिलाकर थे, तो इसको क्या कहेंगे, हुरूफ मुरक्कब कहेंगे। पे में मिलाकर फे, तो फे भी क्या हो जाएगा, हुरूफ मुरक्कब हो जाएगा। तो जो हर्फ 2 हर्फ से मिलकर बना हो, उस तरह के हर्फ को कहा जाता है हुरूफ मुरक्कब। और जो तन्हा हर्फ हो, मतलब अकेला हो, उस तरह के हर्फ को हुरूफ मुफरद कहते हैं। और याद रखिएगा, हुरूफ मुफरद की तादाद जो है ना, संख्या, वो है 37, यानी कि 52 जो हुरूफ तहजी है अल्फ़ाबेट, उसमें से 37 हर्फ ऐसे हैं जो कि हुरूफ मुफरद हैं। और इन 52 में से 15 ऐसे हर्फ हैं जो कि हुरूफ मुरक्कब हैं, यानी कि जो 2 हर्फ से मिलकर बने हुए हैं। हुरूफ मुरक्कब की तादाद कितनी है, संख्या, तो वो है 15। और हुरूफ मुफरद की संख्या कितनी है, तादाद, तो 37। तो यहाँ से भी आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। अब कहीं से भी पूछा जा सकता है, या तो मैं आप लोगों को डीपली सिलसिलेवार तरीके से पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए लिखा गया है कि अलिफ की 2 किस्में हैं। अब यहाँ पर हर एक हुरूफ के बारे में पढ़ना है कि हम जब बोलते हैं किसी भी हर्फ को, तो कोई ऐसा हर्फ होता है जो कि हम लोग खींच कर पढ़ते हैं और किसी को बिना खींचे पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है ना, हुरूफ के भी अलग अलग टाइप बना दिए गए हैं, मतलब हुरूफ को भी अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। जैसे कि अलिफ जो है ना, इसकी 2 किस्में हैं, यानी कि इसका 2 टाइप है। एक है अलिफ ममदूदा और दूसरा है अलिफ मकसूरा। मस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, ये तो 10th और 12th में भी पूछा जाता है, तो ऐसा हो सकता है कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में ना पूछे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अलिफ की 2 किस्में यानी कि 2 टाइप। पहला का क्या नाम है, अलिफ ममदूदा, और दूसरा का क्या नाम है, अलिफ मकसूरा। तो अलिफ ममदूदा उस तरह के अलिफ को कहते हैं जिसको खींच कर पढ़ा जाए, जैसे कि आराम, आखिरी, आदम। जब आप लोग इसको पढ़ेंगे, जैसे कि आराम, आम और आदम, तो इस तरह के अलिफ को क्या किया जा रहा है, हम लोग खींच कर पढ़ रहे हैं। और इसको पहचानने का ट्रिक ये है ना कि उस अलिफ के ऊपर मद पाया जाएगा। जिस अलिफ के ऊपर मद पाया जाए उसको बोल दीजिएगा बिना सोचे समझे कि वो क्या है, अलिफ ममदूदा है, ठीक है। क्योंकि अलिफ के ऊपर मद रहेगा तभी तो हम लोग खींच कर पढ़ेंगे। तो जिस अलिफ को खींच कर पढ़ा जाए, यानी कि जिस अलिफ के ऊपर मद हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अलिफ ममदूदा कहेंगे। बताइए, टफ है, बहुत आसान है। उर्दू तो बहुत आसान होता है, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, पूरा फुल मार्क्स आप लोगों को मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। बस आप लोगों को वीडियो को लाइक शेयर करते रहना है, ताकि हमें मोटिवेशन मिले आप लोगों को इसी तरह ज़बरदस्त अंदाज में पढ़ाते रहने की। देखिए, दूसरा जो टॉपिक है, यानी कि दूसरा टाइप अलिफ की, वो है अलिफ मकसूरा। और अलिफ मकसूरा उस तरह के अलिफ को कहते हैं जिसको खींच कर नहीं पढ़ा जाता है। जैसे कि देखिए, मैं एग्जाम्पल में लिख दी हूँ तमाम में आप लोग ये जो अलिफ है माम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसके ऊपर मद नहीं है, इसको खींच कर हम लोग नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इस तरह बोल देंगे तमाम इंसान यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। इंसान भी क्या है, देखिए इंसान में जो ये अलिफ है ना, ये अलिफ मकसूरा है, क्योंकि इसको हम लोग खींच कर नहीं पढ़ रहे हैं। उसी तरह मूसा में देखिए, इसमें भी अलिफ है, मूसा इसको पढ़ा जा रहा है ना, भले ही यहाँ पर छोटी ये है, लेकिन उसके ऊपर क्या है, खड़ा है, ये खड़ा ज़बर है। तो पहचानने का ये भी ट्रिक है अलिफ मकसूरा को, कि जिस हर्फ के ऊपर खड़ा ज़बर पाया जाए उसको क्या कह देना है, अलिफ मकसूरा कह देना है। जैसे कि मूसा, अदना भी लिखा जाता है ना, अदना, तो ये के ऊपर खड़ा रहता है इस तरह। तो इस तरह खड़ा ज़बर जहाँ पर पाया जाए, समझिए कि वो कौन सा अलिफ है, तो अलिफ मकसूरा है। और जिसको खींच कर नहीं पढ़ा जाए उसको भी अलिफ मकसूरा ही कहेंगे। तमाम इंसान, इसमें जो अलिफ है इसको खींच कर नहीं पढ़ा जाता है, तो ये क्या हो गया, अलिफ मकसूरा हो गया। तो अलिफ की 2 किस्में समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, अब नून की 2 किस्में समझते हैं, यानी कि नून के भी 2 टाइप है, ठीक है। पहला है नून ज़ाहिरा और दूसरा है नून गुन्ना, या फिर नून गैर मलफूजी भी इसको कहा जाता है, या फिर मुख्तवी भी कहा जाता है, लेकिन ये दोनों नाम फेमस है। पहला क्या है, नून ज़ाहिरा, और दूसरा का नाम क्या है, नून गुन्ना, या फिर इसको क्या कहते हैं, गैर मलफूजी, नून गैर
मलफूजी। तो समझिए कि नून ज़ाहिरा किसे कहते हैं। नून ज़ाहिरा उस तरह के नून को कहते हैं जिसको साफ साफ पढ़ा जाए, मतलब कि जिसको पूरी तरीके से पढ़ा जाए, और जिस नून के बीच में नुक्ता हो, बिंदु हो, उस तरह के नून को कहते हैं नून ज़ाहिरा। जैसे कि देखिए साबुन, साबुन ये जो लफ्ज़ है ना, इसमें जो नून दिख रहा है, नून के बीच में इस तरह नुक्ता बिंदु दिख रहा है ना, तो इस तरह के नून को क्या कहेंगे, नून ज़ाहिरा कहेंगे। नील, तीन, इसमें नून को हम लोग पूरा पढ़ रहे हैं, ठीक है, पूरा जाहिर करके पढ़ रहे हैं, तो इस तरह के नून को क्या कहेंगे, नून ज़ाहिरा। लेकिन अगर दूसरा ये जो टाइप है ना, दूसरा टाइप नून गुन्ना या फिर नून गैर मलफूजी, इसमें जो नून होता है ना, ये हम लोग इस तरह के नून को हम लोग साफ साफ नहीं पढ़ते हैं, जबकि नाक से पढ़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, नाक से पढ़ते हैं। जैसे कि देखिए नहीं, नहीं में ये लास्ट में जो नून है ना, इसको हम लोग पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, नाक से इसको पढ़ रहे हैं, नहीं। और इस नून में देख सकते हैं बीच में क्या है, नुक्ता दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कि इस नून के बीच में नुक्ता नहीं है, बिंदु नहीं है। तो ये पहचानने का ट्रिक है, समझिए। जिस नून के बीच में नुक्ता हो उस तरह के नून को नून ज़ाहिरा कहते हैं, क्योंकि उसको जाहिर करके पढ़ा जाता है। और जिस नून के बीच में नुक्ता ना हो, बिंदु ना हो, उस तरह के नून को क्या कहते हैं, नून गुन्ना या फिर नून गैर मलफूजी। आगे बढ़ते हैं। वाव की 3 किस्में हैं, यानी कि वाव जो होता है ना, उसकी भी 3 टाइप है, 3 किस्में। अब यहाँ से क्वेश्चन इसी तरह से पूछेगा, अब बता भी दे रही हूँ क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि दर्ज झैल में से अलिफ ममदूदा कौन है, या फिर अलिफ ममदूदा की पहचान करें, और 4 ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन ए में दे देगा तमाम, बी में दे देगा इंसान, सी में दे देगा मूसा, और डी में दे देगा आराम। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर डी आराम सही होगा, क्योंकि आराम में ही क्या है, अलिफ ममदूदा है। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। नून गुन्ना, दर्ज झैल में से नून गुन्ना की पहचान करें, और नीचे 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो आप लोगों को पता रहेगा, तभी तो आप लोग बताएंगे ना। तो आप तो पढ़ लिए आज, एकदम धुआंधार आप लोगों को आंसर टिक करके आना है। चलिए समझते हैं वाव की 3 किस्मों को, यानी कि वाव के 3 टाइप है। पहला है वाव मारूफ, दूसरा है वाव मजहूल, और तीसरा है वाव मादूला। वाव मारूफ जो है ना, उस तरह के वाव को कहते हैं जिसको खींचकर पढ़ा जाए। जिस तरह हम लोग यहाँ पर अलिफ को खींचकर पढ़ रहे थे, उसी तरह वाव मारूफ उस तरह के वाव को कहते हैं जिसको खींचकर पढ़ा जाए। जैसे कि देखिए नूर, शऊर, हुजूर, इसमें वाव को हम लोग खींचकर पढ़ रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, वाव मारूफ कहेंगे। और उस तरह का वाव जिसको हम लोग खींच कर ना पढ़े, जैसे कि देखिए चोर, शोर, मोर, तो इस तरह के वाव को क्या कहेंगे, वाव मजहूल कहेंगे। ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वाव मारूफ और वाव मजहूल क्या है। अब उसी तरह जो तीसरा टाइप है ना, उसका नाम है वाव मादूला। वाव मादूला उस तरह के वाव को कहते हैं जिसको पढ़ा ही ना जाए, मतलब उसको जाहिर करके ना पढ़ा जाए। जैसे कि देखिए यहाँ पर ख्वाहिश लिखा गया है, लेकिन हम लोग इसको ख्वाहिश ना पढ़कर ख्वाहिश पढ़ते हैं, यानी कि वाव क्या हो गया, छुप गया, हम लोग इसको पढ़ नहीं रहे हैं, इसको जाहिर नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह के वाव को क्या कहेंगे, वाव मादूला कहेंगे। हम इसको ख्वाहिश ना पढ़कर ख्वाहिश पढ़ते हैं। ख्वाहिश, दरखास्त, आप लोग पढ़े होंगे ना, दरखास्त, दरख्वास्त नहीं, दरखास्त। तो यहाँ पर वाव जो है ना वो छुप जा रहा है, हम लोग वाव को जाहिर नहीं कर रहे हैं। इस तरह को वाव को क्या कहेंगे, वाव मादूला कहेंगे। तो आई होप आप लोग को वाव की 3 किस्में समझ में आ गई है। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिख कर ज़रूर बताएं कि हाँ हमें चीज़ें समझ में आ रही है, तभी तो हमें भी संतुष्टि मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है याय के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, यानी कि ये देखिए कहीं कहीं इसको ये जो होता है छोटी ये और एक होता है बड़ी ये, तो छोटी ये और बड़ी ये, कहीं कहीं इसको याय पढ़ा जाता है और कहीं कहीं इसको ये पढ़ा जाता है। अब जो लोग ये पढ़ते हैं तो वो लोग जो उस ये को याय पढ़ते हैं उनको देखकर ताना कसने लगते हैं कि इसको ये नहीं पढ़ा जाता है, इसको याय पढ़ा जाता है, तुम गलत पढ़ रहे हो, गलत ठहराने लगते हैं। और जो लोग इसको याय पढ़ते हैं और जो लोग ये देखते हैं कि अरे ये तो याय पढ़ रहा है, और वो लोग खुद ये पढ़ते हैं, तो वो उसको गलती ठहराते हैं कि तुम गलत पढ़ रहे हो। जबकि इसको दोनों पढ़ सकते हैं आप, इसको ये भी पढ़ सकते हैं और याय भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको छोटी ये, इसको बड़ी ये, या फिर इसको छोटी याय या फिर इसको बड़ी याय, इसको ये भी पढ़ा जा सकता है और याय भी पढ़ा जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। इसी तरह मैं उर्दू फॉर बिगनर्स का जो सबसे पहला क्लास ली थी उसमें अलिफ बे पे ते टे इस तरह करके पढ़ा रही थी, तो बहुत सारे लोग हैं जो कि कमेंट किए थे कि आप मैम गलत पढ़ा रही हैं,
इसको अलिफ बे पे ते नहीं पढ़ा जाता है, अलिफ बा पा ता टा इस तरह पढ़ा जाता है। तो मतलब मुझे लगा कि ये बता रहे हैं कि धमका रहे हैं, थोड़ी हंसी भी आई। हालांकि ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, ऐसा मतलब अगर आप लोगों को दूसरा कोई बोले कि इसको अलिफ बा पा ता सा पढ़ा जाता है तो उसको आराम से प्यार से बैठाइएगा और समझाइएगा कि इसको हम लोग अलिफ बा पा ता सा भी पढ़ते हैं और अलिफ बे ते से भी पढ़ सकते हैं। ये अलग अलग जगह जो है ना, अलग अलग जगह के लोग अलग अलग तरह के इसको पढ़ते हैं, मतलब कि इसको बोलने का तरीका जो है ना अलग अलग है, अलग अलग जगह की, ठीक है ना। तो याय की दो किस्में हैं, यानी कि दो टाइप है। पहला है याय मारूफ और दूसरा है याय मजहूल। याय मारूफ समझिए कि उस तरह की याय को कहते हैं जिसको खूब जाहिर करके पढ़ा जाए, यानी कि खींच कर पढ़ा जाए अलिफ की तरह। जिस तरह हम लोग अलिफ को खींच कर पढ़ रहे थे ना, आराम आखिरी आदम, उसी तरह याय मारूफ उस तरह की याय को कहते हैं, उस तरह की ये को कहते हैं जिसको खींच कर पढ़ा जाए। या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि छोटी ये को ही याय मारूफ कहा जाता है। जैसे कि देखिए नबी में क्या है, देखिए छोटी ये है ना, तो इसको क्या कहेंगे, याय मारूफ कहेंगे। यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख भी दे रही हूँ, छोटी ये को याय मारूफ और बड़ी ये को याय मजहूल कहा जाता है, याद रखना है। याय मारूफ उस तरह के ये को कहते हैं जिसको खींच कर पढ़ा जाए, मतलब कि खूब जाहिर करके पढ़ा जाए, और तभी खूब जाहिर करके पढ़ा जाएगा जब उसमें छोटी ये हो। जैसे कि नबी गरीब अमीर, ये जितने भी लफ्ज़ है ना, इसमें ये जो ये है याय है वो छोटी याय है, यानी कि छोटी ये है। अगर बात करें ये वाले लफ्ज़ की, केला शेर खड़े, तो केला में देखिए, केला में ये जो ये है ये बड़ी ये है, छोटी ये नहीं है। तो इसी वजह से बड़ी ये को क्या कहा जाता है, याय मजहूल कहा जाता है। जब केला को पढ़ेंगे तो केला को हम लोग ज़्यादा खींच कर नहीं पढ़ रहे हैं, केला शेर खड़े, केला शेर, तो इससे हम पूरा ये को जाहिर करके नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, बड़ी ये है, तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाएगा, याय मजहूल कहा जाएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। याय मारूफ उस तरह की याय को कहते हैं जिसको खूब जाहिर करके पढ़ा जाए और तभी पढ़ा जाएगा कि जब छोटी ये हो, और याय मजहूल उस तरह की याय को कहते हैं जिसको खूब जाहिर करके ना पढ़ा जाए और तभी खूब जाहिर करके नहीं पढ़ा जाएगा जबकि उसमें बड़ी ये हो, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। हे की दो किस्में हैं। हे जो है ना, इसको हाय भी पढ़ा जाता है और हे भी पढ़ा जाता है, कभी आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इसको हे भी पढ़ सकते हैं, हाय भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हे की दो किस्में हैं, यानी कि दो टाइप है। पहला है हाय मलफूजी और दूसरा है हाय मुख्तफी, ठीक है। हाय मलफूजी उस तरह के हे को कहते हैं जिसको पढ़ा जाता है, यानी कि हम लोग जाहिर करके पढ़ते हैं। जैसे कि देखिए, वाह शाह राह, बाहर से थोड़ी सी नॉइजिंग आ रही होगी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए। हाय मलफूजी उस तरह के वाव को, उस तरह के हाय को यानी कि हे को कहते हैं जिसको जाहिर करके पढ़ा जाए। वाह, इसमें हम लोग हे, ये जो छोटी है इसको हम लोग जाहिर करके पढ़ रहे हैं, वाह। शाह राह, यानी कि इस हे को हम लोग जाहिर करके पढ़ रहे हैं। लेकिन हाय मुख्तफी उस तरह के हाय को कहते हैं, उस तरह के हे को कहते हैं जिसको खूब जाहिर करके ना पढ़ा जाए, मतलब इसको पढ़ा ही ना जाए, जिस हे को पढ़ा ही ना जाए उस तरह के हे को कहते हैं हाय मुख्तफी। जैसे कि ये खाका लिखा है लेकिन इसको पढ़ा जाएगा खाका, क्या पढ़ा जाएगा, खाका। यहाँ पर जमाना लिखा है लेकिन इसको पढ़ा जाएगा जमाना। हम लोग क्या बोलते हैं, जमाना बोलते हैं। आज का ज़माना बदल चुका है, ठीक है ना। तो ज़माना हम लोग इसको पढ़ते हैं, हालांकि लास्ट में क्या है, हे है, लेकिन हम लोग इसको नहीं पढ़ते हैं ना। तो इसी तरह के हे को हम लोग क्या कहते हैं, हाय मुख्तफी कहते हैं, ठीक है। उसी तरह नामा लिखा है लेकिन इसको नामा पढ़ा जाता है, ठीक है। उसी तरह जामा लिखा है लेकिन इसको जामा पढ़ा जाता है। तो इस तरह के हे को क्या कहेंगे, हाय मुख्तफी, और जिसको जाहिर करके पढ़ा जाए उस हे को कहा जाता है हाय मलफूजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए, बस इतना ही आप लोग को पढ़ना है। अलिफ नून वाव याय और हाय, ठीक है। यही 5 टॉपिक है जिससे आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 5 टॉपिक आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब लास्ट देखिए, 2 टॉपिक मैं लिख दी हूँ और ये ज़्यादा टफ है नहीं, बहुत ज़्यादा आसान है। हुरूफ मनकूत और हुरूफ गैर मनकूत क्या है ज़रा समझ लीजिए, ज़्यादा टफ नहीं है। हुरूफ मनकूत उस तरह के हुरूफ को कहते हैं, उस तरह के लेटर्स को कहते हैं जिस पर नुक्ता पाया जाए, बिंदु पाया जाए। जैसे कि बे पर बिंदु नुक्ता पाया जा रहा है ना, तो इसको क्या कहेंगे, हुरूफ मनकूत में रख देंगे। नून में भी नुक्ता है, ते में भी नुक्ता है, गैन में भी नुक्ता है, जे में भी नुक्ता पाया जाता है, पे में भी नुक्ता पाया जाता है। यानी कि जिस लेटर में नुक्ता पाया जाए, बिंदु पाया जाए, उसको बिना सोचे समझे हुरूफ मनकूत में डाल देना है, ठीक है ना। और जिस हुरूफ यानी कि जिस लेटर पर नुक्ता नहीं पाया जाए, बिंदु नहीं पाया जाए, उस तरह के हुरूफ को कहा जाता है हुरूफ गैर मनकूत। जैसे कि अलिफ पर कहीं पर भी आप लोगों को नुक्ता दिखाई दे रहा है, बिंदु दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, हुरूफ गैर मनकूत कहेंगे। उसी तरह ऐन है, वाव है, हे है, दाल है,
लाम है, तो ये सभी हरूफ को किसके अंतर्गत रख देंगे हम लोग? हरूफ गैर मनकूत के अंतर्गत रख देंगे, क्योंकि इन पर कोई किसी भी तरह का कोई नुक्ता हमें नहीं दिख रहा है, किसी भी तरह का कोई हमें बिंदु नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? हरूफ गैर मनकूत। तो आज का ये क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाई हूँ और इसको आप लोगों को भूलना नहीं है, याद रखना है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आप लोगों को आज के इस वीडियो में मैं जो कुछ भी समझाई हूँ और पढ़ाई हूँ वो समझ में आया होगा। तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि हाँ, हमें चीज़ें समझ में आ गई है। और वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दे और जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है ना? तो अगर आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिए होंगे। चैनल पर अगर आप लोग नए नए आए हुए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप लोग तुरंत वीडियो को देख लें और हर एक टॉपिक जो कि अभी आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट समझते हुए पढ़ाया जा रहा है, वो एक भी टॉपिक छूटे ना। तो लगातार आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और एक भी वीडियो को मिस नहीं करना है। हर एक टॉपिक को, हर एक वीडियो को ध्यान से देखना है और हर एक टॉपिक को समझना है। ठीक है ना? तो हम लोग फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज।